हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन 4 में, वो मेघालय की शिक्षा नीति है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने 1813 का जो एक्ट पढ़ा, तो उसमें आप लोगों ने देखा 1 लाख रुपए की बात की गई और प्राच्य पश्चात विवाद भी छिड़ गया। फिर 1833 में 1 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए कंपनी ने कर दिया। लेकिन ना ही 1813 में कोई ऐसा आ, सुझाव दिया गया कि हाँ इस पैसे को कैसे कहाँ खर्च करना है, और ना ही 1833 के आज्ञा पत्र में। ठीक है, तो जो मैकाले की जो शिक्षा नीति है या जो मैकाले का विवरण पत्र है, तो इसमें अब हम लोग जानेंगे कि मैकाले ने अपनी शिक्षा नीति में क्या क्या चीज़ें कहा है और उन सारी बातों को कैसे रखा हुआ है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैकाले की शिक्षा नीति 1835। ठीक है, देखिए 1813 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक नया आज्ञा पत्र जारी किया था। ठीक है, यानी 1813 में क्या था, मतलब 1793 से फिर आपका 1813 में जो आज्ञा पत्र आता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पैसे की बात की जाती है, 1 लाख धनराशि की बात की जाती है, तो उसका कोई ब्यौरा नहीं होता है ना। चलिए आगे देखते हैं। आज्ञा पत्र में कंपनी को भारतीयों की शिक्षा के संदर्भ में यह निर्देश दिया गया था कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख धनराशि का प्रयोग साहित्य के रखरखाव एवं विकास तथा भारतीय विद्वानों के प्रोत्साहन और भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों में रहने वालों को विज्ञान का ज्ञान कराने में किया जाए। लेकिन इस आदेश पत्र में साहित्य शब्द की कोई व्याख्या ऐसी की नहीं गई थी कि ये पैसे जो है खर्च कहाँ होंगे, साहित्य शब्द पे होंगे, भारतीय विद्वान पर होंगे, या जो पाश्चात्य जो विज्ञान साहित्य है उस पर होगा। तो कोई ऐसा ब्यौरा नहीं था। ठीक है, तो आगे देखिए। और न ही भारतीय विद्वान की इस विषय में कंपनी में क्या था, मतलब इस कंपनी में फिर क्या हुआ, 2 विचारधाराओं ने जन्म ले लिया था। ठीक है, एक प्राच्यवादी विचारधारा और दूसरी पाश्चात्यवादी विचारधारा। ठीक है, तो प्राच्यवादी में आप लोगों ने पढ़ा था कि जो प्राच्यवादी थे उनका ये कहना था कि जो यहाँ पे पढ़ाई विषय पढ़ाया जाना चाहिए उसमें संस्कृत, अरबी और फारसी होना चाहिए, यानी भारतीय साहित्य को मतलब प्रोत्साहन मिलना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो पाश्चात्यवादी रहते हैं उनका ये क्या कहना रहता है कि नहीं, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, इस विषय पर पार्लियामेंट में भी 2 दल मतलब बन गए थे, और यह विवाद लगभग क्या 20 वर्ष तक और चला। मतलब 1813 में तो आज्ञा पत्र आया था, उसमें क्लियर नहीं हुआ, लेकिन 20 वर्ष ये विवाद चलता रहा। और 1833 में एक नया आज्ञा पत्र आता है, लेकिन इस आज्ञा पत्र में भी इसको किसी भी प्रकार से सुलझाया नहीं जाता है। ठीक है, तो देखिए मैकाले का ब्यूरो पत्र जो 1835 है, इसमें फिर क्या कहा जाता है। 10 जून 1834 को लॉर्ड मैकाले गवर्नर जनरल, ठीक है, की काउंसिल, देखिएगा, कि काउंसिल का कानूनी सलाहकार बनकर आया। ठीक है, कब, 10 जून 1834 को। मैकाले अंग्रेजी भाषा और साहित्य का क्या था, प्रकांड विद्वान था। साथ ही वह एक कुशल वक्ता और लेखक था। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने उसे जन शिक्षा समिति का क्या कर दिया, अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। ठीक है, उस समय गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, और वो क्या करता है कि उसे जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर देता है, पब्लिक इंस्ट्रक्शंस कमेटी का। ठीक है, और उससे यह अपेक्षा भी रखता है कि वह 1813 के आज्ञा पत्र में उल्लिखित धनराशि की व्यय की मद स्पष्ट करे और साहित्य तथा भारतीय विद्वान का अर्थ स्पष्ट करे और प्राच्य पाश्चात्य विवाद का हल सुझाए। यानी कि उसका जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष तो बेंटिंग बना देता है मैकाले को, लेकिन साथ में यह भी अपेक्षा करता है या उम्मीद करता है कि 1813 में जो जो समस्याएं हैं उस समस्याओं को ये सुझाए और उन समस्याओं को कैसे हल किया जाए इस पे अपना विचार दे। तो देखिए मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र की तत्संबंधी धारा 43 का गंभीरता से अध्ययन किया। ठीक है, यानी धारा जो 43
था उसका इसने क्या किया, गंभीरता से अध्ययन किया कि इसमें क्या क्या चीजें 1813 के एक्ट में कहा गया। इसके बाद उसने कंपनी के प्राच्यवादी और पाश्चात्यवादियों के लिखित वक्तव्यों यानी दलीलों का अध्ययन किया। यानी प्राच्यवादियों ने क्या कहा था और पाश्चात्यवादियों ने क्या कहा था, तो उनकी बातों का भी वो क्या करता है, अध्ययन करता है। और अंत में 2 फरवरी 1835 को अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल को पेश किया। देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता भी है कि मैकाले ने गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग के पास अपना विवरण पत्र कब दिया था, तो 2 फरवरी 1835 को दिया था। ठीक है, तो 2 फरवरी 1835 को जब ये अपना विवरण पत्र गवर्नर जनरल के सामने पेश किया, तो इस विवरण पत्र को ही मैकाले विवरण पत्र के नाम से जाना जाता है। यानी जो ये विवरण पत्र दिया गया इसी को क्या कहा जाता है, मैकाले का विवरण पत्र। ठीक है, इस विवरण पत्र में मैकाले ने सर्वप्रथम 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 की व्याख्या की और उसके बाद इस संबंध में अपने ठोस सुझाव प्रस्तुत किए। देखिए सर्वप्रथम क्या किया, 1813 के जो आज्ञा पत्र धारा जो 43 है की व्याख्या की, उसके बाद इसको समझने के बाद इन सारी बातों को फिर इसने अपना एक ठोस सुझाव प्रस्तुत किया, अपना एक विचार दिया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या यानी 43वीं धारा की व्याख्या या 43 धारा कह लीजिए। तो देखिए इस आज्ञा पत्र के 3 मुद्दे विवाद के विषय थे। मतलब वो जब 1813 का ये जो प्राच्य पाश्चात्य का जो विवाद था, इसको जब समझ जाता है तो इसके लिए इसने 3 बातों को बताया कि विवाद का मुख्य कारण है। पहला, आवंटित धनराशि का व्यय कैसे हो, यानी जो धनराशि 1 लाख रुपए दी गई है उसे खर्च कैसे करना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। दूसरा, साहित्य शब्द से क्या अर्थ लिया जाए, मतलब जो साहित्य शब्द है तो उसमें उसका अर्थ क्या निकाला जाए, भारतीय संस्कृति या साहित्य से या पाश्चात्य जो विज्ञान साहित्य उससे। तीसरा, भारतीय विद्वान की सीमा में कौन से विद्वान लिए जाएं, जो भारतीय विद्वान की सीमा है उसमें किस प्रकार के विद्वान को लिया जाए, मतलब जो विषय से संबंधित विद्वान है या जो दर्शन शास्त्र से संबंधित विद्वान है, मतलब किस कैटेगरी या किस प्रकार के विद्वान को लिया जाए। चलिए देखते हैं पहला में क्या कहा मैकाले ने, धनराशि के व्यय की व्याख्या। पहला इसमें क्या है, मैकाले ने स्पष्ट किया कि इस धनराशि को व्यय करने के संबंध में कंपनी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है, वह इसे जिस मत पर जिस तरह व्यय करना चाहे कर सकती है। यानी उसने क्या कर दिया, उसने अपने विचार में ये रखा कि यह जो धनराशि कंपनी के द्वारा दी गई है तो कंपनी इस पैसे को जिस भी स्थान पर जिस भी तरीके से खर्च करना चाहती है वो खर्च करे, इस पर किसी भी प्रकार का बंधन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है, साहित्य शब्द की व्याख्या। देखिए साहित्य शब्द में मैकाले ने क्या कहा, मैकाले ने स्पष्ट किया कि साहित्य शब्द से तात्पर्य केवल भारतीय साहित्य, संस्कृत, अरबी, फारसी आदि के साहित्य से नहीं है, अपितु इसकी सीमा में पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य भी आता है। यानी कि प्राच्यवादी तो ये कह रहे थे कि शिक्षा में जो हमारे यहाँ की जो मतलब ये भाषा है, जो यहाँ पे भाषा यूज होता है, यहाँ की जो संस्कृति है, इन सारी चीज़ों को रखा जाए। लेकिन मैकाले का ये कहना था कि जो भारतीय साहित्य है मतलब उसी को केवल यहाँ पे नहीं रखा जाए, पाश्चात्य साहित्य यानी अंग्रेजी साहित्य को भी यहाँ पर रखा जाए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैकाले का ये सोच भी था कि अगर हम लोग यहाँ पर अंग्रेजी साहित्य या अंग्रेजी भाषा का विस्तार करते हैं तो हम लोग यहाँ पे कहीं न कहीं लंबे समय तक शासन करेंगे और यहाँ पर अपना भारत पे अपना शासन बना के रख सकते हैं। ठीक है, तो मैकाले का एक कहना ये भी था कि हमें कुछ ऐसे भारतीयों को भी तैयार करना होगा जो कि तन से तो भारतीय हो लेकिन मन से क्या हो, अंग्रेज हो। ठीक है, कहने को मतलब क्या हो, भारतीय हैं लेकिन वो सारा काम अंग्रेजों का करें। ठीक है, देखिए तीसरा क्या है, भारतीय विद्वान की व्याख्या। भारतीय विद्वानों की सीमा के संबंध में मैकाले ने कहा कि इसमें केवल भारतीय भाषाओं, संस्कृत और अरबी के विद्वान ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी आते हैं। यानी कि इसका सीधे ये कहना था कि जो भारतीय विद्वान हैं, जो संस्कृत भाषा, अरबी और फारसी के जो विद्वान हैं, तो वही इसमें नहीं आएंगे। इसमें यानी कि
पाश्चात्य जो विवाद चल रहा था, जो पाश्चात्य बात कही गई थी आंग्लवादी, तो मतलब इसका यही कहना था कि अंग्रेजी साहित्य के विद्वान भी इसमें आए, जैसे लॉक के दर्शन और मिल्टन की कविताओं के जानकार भी आते हैं। ठीक है, जैसे इस अंग्रेजी साहित्य के अंतर्गत कौन आएंगे, लॉक के दर्शन और मिल्टन की जो कविताएं हैं, इस टाइप के जो भी विद्वान हैं अंग्रेजी साहित्य से संबंधित, वो सारे व्यक्ति इसमें पाश्चात्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो उसने अपने जो एक बात कही थी इसमें, इसने जो सुझाव दिया, मतलब 3 जो मुद्दे विवाद के बताए, उसमें इसने अपने विचारों को रखा, और इन सारी बातों को रखने के बाद में फिर इसने अपने सुझाव भी दिया। तो ठीक है स्टूडेंट, इसके सुझाव को हम लोग सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे, और जब सेकंड कोर्स वीडियो लेकर आऊँगी तो उसमें फिर हम लोग समझेंगे कि मैकाले ने अपने सुझाव में और क्या क्या बातें कही। चलिए ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।